हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बीकॉम 6 का इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट। गाइस ये सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ लगता है, बट अगर आपको सच बताऊँ ना, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर है तो आप इसमें अगर समझ के करोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा गप्पे हैं, बट अगर आपने इसको समझा नहीं है तो ये सब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा कि यार सबसे टफ सब्जेक्ट यही है। तो प्लीज़ बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि कंसेप्ट इसके बहुत ज़्यादा हद तक ईजी हैं। जब मैं करती थी मुझे भी टफ लगता था, बट बहुत ईजी है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 1 के पहले क्वेश्चन की कि क्या वेरियस रीजंस हैं लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। पहले तो एग्रीकल्चर क्या होता है बेसिक्स आपके क्लियर कर दे। खेती बाड़ी जो होती है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। अब लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया के क्या कारण है, मतलब इंडिया में जो खेती बाड़ी की प्रोडक्टिविटी है क्यों कम हो रही है, क्या रीजंस हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, उसके क्या फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को फ़र्क डालते हैं, क्या स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है जो वो बढ़े इंडिया के अंदर, मतलब इंक्रीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती करें। ठीक है, अब पहले तो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो एबल नहीं है कि वो ज़्यादा फूड को ग्रो कर पाएँ उनके लैंड के ऊपर। उनके पास, कईयों के पास छोटी जगह होती है, कईयों के पास मतलब जो है एफिशिएंसी नहीं होती है, या कह सकते हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, या उनके पास फंड नहीं होता है। तो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया मीन्स दैट फार्मर्स आर नॉट एबल टू ग्रो एज मच फूड ऑन देयर लैंड एट दे शुड बी एबल। वो एबल तो हैं कि वो काफ़ी फूड ग्रो कर सकते हैं अपने खेतों में, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। उनके पास कुछ ऐसा जो उनको ज़रूरी है वो अवेलेबल नहीं है। हो सकता है उनके पास लैंड जो ज़मीन जगह है वो छोटी हो। ठीक है, हो सकता है उनके पास मशीनें ना हो। तो इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बैड रोड्स, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। अब उनके पास आने जाने का रास्ता या स्टोरेज की फैसिलिटी भी कहीं ना कहीं इसकी एक प्रॉब्लम है। एडिशनल जो सॉइल है वो भी, फर्टिलिटी है ये भी ओवर यूज़ हो जाती है। उसकी वजह से भी जो हमारी खेती फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। जब उसके ऊपर हम पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र छिड़कते हैं ना, तो मतलब कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, तो तब भी हमारी फसलें कई बार ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी होती है। सिंपल टर्म्स में बताएं तो फार्मर्स वर्क हार्ड करते हैं, बट दे डोंट गेट द लॉट ऑफ प्रोड्यूस बिकॉज दे डोंट हैव द बेस्ट कंडीशन एंड रिसोर्सेज। सो आई होप आपको सिंपल एग्रीकल्चर का लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्लियर है। अब लो प्रोडक्टिविटी होने के वजह रीजंस क्या हो सकते हैं। पहला, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, कि उनके पास जो ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है वो छोटा है। अगर ज़मीन ही थोड़ी सी है तो उसके ऊपर आप कितनी को खेती कर लोगे। तो मैं आपकी अपनी भाषा में समझा रही हूँ, आपको रीड खुद करना है। पहला समझा रही हूँ कि अगर आपके पास थोड़ी स्मॉल जगह है तो आप कितना करोगे। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, किसानों के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है। आज की टेक्नोलॉजी क्या है कि एक ही छत के नीचे कितनी सारी डिफरेंट टाइप ऑफ फसलें उगाई जा सकती हैं, बट जो किसान खेतों में कर रहे हैं वो एक खेत में एक ही तरह की फसल उगा सकते हैं। तो लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन्स आ चुकी हैं, काफ़ी कुछ आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, काफ़ी इक्विपमेंट्स चेंज हो चुकी है, बट यहाँ पे जो लिखा है आप उसके अकॉर्डिंग चलो, आपकी इच्छा है। आपको लेंथ इंक्रीज करनी है तो आप अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हो कि किसानों के साथ क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दिक्कतें आ रही हैं। थर्ड क्या है, पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज़। इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई। पुअर सिंचाई की फैसिलिटीज़ जो है उनके पास, मतलब सिंचाई करने के लिए उपयुक्त उनके पास साधन नहीं अवेलेबल हैं। तो पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज़, इसके अंदर भी आप लिख सकते हो बहुत सारी चीज़ें कि मतलब विदाउट रिलायबल, अगर उनके पास सिंचाई के रिलायबल सोर्सेज ही नहीं है, सो क्रॉप जो हमारी फसलें हैं, क्रॉप बोलते हैं फसलों को, तो वो कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। जब हम खेतों में सिंचाई ही नहीं करेंगे तो खेतों में फसलें कहाँ से आएंगी। ठीक है ना, तो आप इसके अंदर भी पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद गाइस नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनसफिशिएंट क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। अब किसानों के पास अगर क्रेडिट या फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं होगा, जब भी अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होगी, एग्रीकल्चर लो प्रोडक्टिविटी होगी। सिक्स क्या है, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। उनके पास ना कोई ट्रेनिंग का सोर्स होता है ना एजुकेशन का सोर्स होता है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी कम होने का ये कहीं ना कहीं एक रीज़न है। अनएडिक्वेट स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होती है कई रूरल एरियाज़ में, कई किसानों के पास, तो यहाँ पे भी एक रीज़न क्रिएट होता है लो प्रोडक्टिविटी का। पेस्ट एंड डिसीजेस, क्रॉप्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं कई बार पेस्ट की वजह से, जब हम पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं। सो ये रिड्यूस करता है हेल्थी क्रॉप्स को, क्योंकि जो वो हम जो खाते हैं, जो फसलें आती हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र का यूज़ किया होता है, केमिकल्स यूज़ करते हैं ताकि जो फसलें हैं वो अच्छे से ग्रो करें। ठीक है, पेस्ट का यूज़ किया जाता है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हेल्थी क्रॉप्स हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं। मोस्टली चीज़ें जो हम लोग
कंज्यूम करते हैं उन सब के ऊपर आज के टाइम पे तो सब चीज़ों पे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं विच इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो ये भी कहीं ना कहीं रीज़न है लो प्रोडक्टिविटी का, और उससे ज़मीन भी ख़राब होती है। अगर हम फसलों पर फर्टिलाइज़र का छिड़काव, पेस्ट का छिड़काव करते हैं तो उससे ज़मीन की जो उपज की कहते हैं ज़मीन में से जो खेती होनी है वो ज़मीन भी नष्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कहीं रीड किया या एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर जो इसकी एजुकेशन देती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कितनी ज़रूरी है। अगर हम नॉर्मल फसलें उगाते हैं और उसमें केमिकल्स का छिड़काव करते हैं ताकि हमारी फसलें अच्छी ग्रो हों, पर उससे एक बार को तो फसलें अच्छी ग्रो हो जाएंगी, बट आने वाले समय में उन ज़मीनों के ऊपर फसलें नहीं उगेंगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि वो जो केमिकल है वो ज़मीन की मिट्टी को ख़राब कर देगा। सबसे ज़रूरी क्या है फसलों को उगाने के लिए, मिट्टी या केमिकल? डेफिनेटली मिट्टी। और जो इंडिया में मिट्टी, पंजाब में मिट्टी मिलती है फसलों के लिए वो कहीं नहीं मिलती, बट अगर हम वहाँ पे केमिकल्स छिड़क के उसको ख़राब कर दें तो डेफिनेटली आने वाले सालों में वहाँ पे भी फसलें नहीं उगेंगी अच्छे से। नेक्स्ट रीज़न क्या है? पॉलिसी और मार्केट के जो भी चैलेंजेस हैं कहीं ना कहीं ये भी एक जो है फार्मर्स के हक़ में नहीं बोलते हैं, मतलब अगेंस्ट होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर असर डालते हैं। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, पहले देखो हमने क्या पॉइंट्स किए। रीजंस ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, लो। ठीक है, अब हम सिंपल देखेंगे कि एग्रीकल्चर इन इंडिया क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है। एग्रीकल्चर तो आपको पता है, खेती बाड़ी। एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंस क्या है? एग्रीकल्चर क्या करता है? लोगों को फूड सप्लाई करता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, इकॉनमी में मदद करता है। एग्रीकल्चर इज़ अ की पार्ट ऑफ इंडियन इकॉनमी, कॉन्ट्रीब्यूट करता है कंट्री की जीडीपी में और हेल्थ ड्राइव इकॉनमिक ग्रोथ में। नेक्स्ट क्या है? रूरल डेवलपमेंट में इसकी इंपॉर्टेंस है। मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है रूरल एरियाज़ में रहती है और एग्रीकल्चर वहाँ की मेन एक्टिविटी है। तो एग्रीकल्चर में इम्प्रूव करना कहीं ना कहीं उनके ज़िंदगी के जीने के तरीके को इम्प्रूव करने के बराबर है। अगर आप एग्रीकल्चर में एडवांस चीज़ें ला रहे हो, किसानों को नॉलेज दे रहे हो, उनको नई नई चीज़ें समझा रहे हो, तो कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट कर रहे हो। जहाँ पे किसान खेती करते हैं उन एरियाज़ की डेवलपमेंट कर रहे हो। एक्सपोर्ट, इंडिया एक्सपोर्ट बहुत सारे करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, लाइक स्पाइसेस, टी, कॉटन, तो ये एक्सपोर्ट करती है कंट्री, अदर कंट्रीज़ में हमारी इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि कल्चर इंपॉर्टेंस। एग्रीकल्चर जो है वो डीपली कहीं ना कहीं इंडियन ट्रेडिशन से कनेक्टेड है। फेस्टिवल्स, वे ऑफ लाइफ, खेती बाड़ी कहाँ से आई थी? इंडिया के कल्चर से, इंडिया के ट्रेडिशन से आई थी, तो वो कल्चर इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं इसके अंदर आती है। अब कौन कौन से फैक्टर्स एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी हमने ऊपर भी देखा, ठीक है। अब हमने ऊपर देखा था कि रीजंस क्या है लो प्रोडक्टिविटी के। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पे असर डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। पहले तो वेदर, बिन मौसम की बरसात खेती खराब कर देती है, तो पहला पॉइंट वही है, क्लाइमेट एंड वेदर। तो अगर राइट अमाउंट ऑफ रेन आएगी, सनलाइट मिलेगी, तो डेफिनेटली खेती अच्छी होगी, बट बहुत ज़्यादा आएगी तो वो कहीं ना कहीं ख़राब कर देगी। सॉइल की क्वालिटी, फर्टाइल सॉइल रिच इन न्यूट्रिशंस, कहीं ना कहीं एक हेल्थी प्लांट को ग्रो, जो बीज है, सॉइल की क्वालिटी है बीजों की, वो कहीं ना कहीं एक खेती में कह सकते हैं हमारी फसलों को ग्रो करने में मदद करती है, अच्छी फसलें बनाए। इरिगेशन की फैसिलिटी, सिंचाई की क्या तकनीकों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना वाटर का सप्लाई है, तो कहीं ना कहीं इरिगेशन की फैसिलिटीज़ भी एक इसका फैक्टर है जो इसकी असर डालती है। क्वालिटी ऑफ सीड्स, बीज, ठीक है, हाई क्वालिटी सीड्स जो है वो प्रोड्यूस हेल्दियर एंड मोर प्रोडक्टिव क्रॉप्स। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है। प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कहीं ना कहीं बूस्ट करता है सॉइल की फर्टिलिटी को, एंड पेस्टिसाइड प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप्स को फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज। बट लैक और मिसयूज ऑफ दीज, लैक एंड मिसयूज ऑफ दीज बोथ कैन रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ क्यों करते हैं कि हम अपनी फसलों को कीड़े मकोड़े लगने से बचा पाए, पेस्ट एंड डिसीज से बचा पाए, ठीक है, क्योंकि फसलों को कीड़ा लग जाता है तो उसके लिए फर्टिलाइजर्स वगैरह का या पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर्स का यूज़ मोस्टली उनको खेतों को जो है फसलों को बढ़ाने के लिए, और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कि उनको कीड़ा ना लगे फसलों को। बट इन दोनों का ही यूज़ ज़्यादा करने से प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या है? फार्मिंग की टेक्निक, खेती करने के तरीके भी फसलों के बढ़ने में कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करते हैं। ये भी उसको एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। असेस टू, कहीं ना कहीं क्रेडिट एंड फाइनेंस की फैसिलिटी इसमें असर डालती है कि पैसे ही नहीं है। अब अगर आप फसलें उगाना भी चाहते हो, खेती करना चाहते हो, पैसे ही नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, मार्केट से आपको कोई असेस नहीं है। अब आप अगर आप खेती कर भी लेते हो, फसलें उगा भी लेते हो, अब आप अपने जो आपने खेती उगाई, जो फसलें उगाई, उनको कहाँ बेचोगे? मार्केट का एक्सेस नहीं है, आपको वो एग्जैक्ट प्राइस नहीं मिलता, ठीक है। लोअर इनकम होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ सपोर्टिव नहीं होती है। सपोर्टिव पॉलिसीज, सब्सिडीज़ और मिनिमम सपोर्ट प्राइजेज हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं फार्मर्स को कि वो उनको फेयर प्राइजेज दिला पाएँ, नेसेसरी सोर्सेज दिला पाएँ, ठीक है।
नेक्स्ट फैक्टर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड रोड, स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने में। जो खेती के बाद के नुकसान होते हैं ना कि फसलें बिकी नहीं या नुकसान हो गए, तो उनको कम करने में, टाइमली डिलीवर कर देने उनके प्रोडक्ट्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो गाइस बिल्कुल ना, मतलब अगर आप समझ के करोगे कि खेती बाड़ी क्या है, कैसे होती है, क्या उसमें ज़रूरी है, तो आपको क्वेश्चन ईजी लगेंगे। अब स्टेप्स गवर्नमेंट ने क्या क्या लिए। गवर्नमेंट ने पहला स्टेप लिया, गवर्नमेंट ने निकाली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें क्या था, उनको सिंचाई के लिए मतलब पानी की ज़रूरत है उनको, मतलब खेती करने के लिए उसमें हेल्प की जाती थी कि सिंचाई के सिस्टम में उन्हें क्या क्या हेल्प की ज़रूरत है, वो इस योजना के अंदर उन्हें प्रोवाइड की जाती थी। सेकंड, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रोवाइड फार्मर्स विद सॉइल हेल्थ कार्ड दैट गिव इंफॉर्मेशन कि उनके न्यूट्रिएंट्स का क्या स्टेटस है, कि अगर उनकी ज़मीन की मिट्टी है उसकी क्या हेल्थ है। जैसे मैंने आपको बताया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे तो मिट्टी की जान खत्म हो जाएगी, ज़मीन कुछ टाइम के बाद खोखली हो जाएगी, तो उसके बाद खेती कहाँ करोगे। तो उस मिट्टी की, सॉइल की हेल्थ कार्ड स्कीम भी कहीं एक चलाई गई। उसके बाद थर्ड, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निकाली गई। ये क्रॉप्स को इंश्योरेंस के लिए होती है कि अगर कुछ नेचुरल डिसास्टर हो जाता है तो उसमें ये योजना किसानों की मदद करती है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसान अपने जो भी उन्होंने फसलें उगाई उसको बेच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये फंड प्रोवाइड करती है स्टेट को कि वो अपने स्टेट के एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर पाए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय स्टेट की, पूरे स्टेट में मतलब एक बंदे को फंड्स प्रोवाइड किए कि पूरे स्टेट की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में आप कहाँ इंप्रूवमेंट्स करना चाहते हो, इसकी हेल्प से करो। किसान क्रेडिट योजना, किसानों को क्रेडिट देना, ईजिली उनको फंड्स वगैरह अवेलेबल करवाने। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है, इनकरेज करती है कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करो, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करो, जो एनवायरनमेंट और सॉइल दोनों की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्या स्कीम आई, माइक्रो इरिगेशन फंड्स। उसके बाद धन योजना, इसके मेन गोल क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, बिल्डिंग स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। उसके बाद सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम आई। इसका क्या है कि रिसर्च में कि कैसे क्रॉप्स की वैरायटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे फार्मिंग टेक्निक्स चेंज कर सकते हैं, उसमें रिसर्च में इन्वेस्ट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है। एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है भाई, जो किसान खेती बाड़ी करते हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके सोर्सेज क्या है, मेरिट्स क्या है, डिसमेरिट्स क्या है। एग्रीकल्चर फाइनेंस इज अ वे फार्मर्स गेट मनी, जिसके थ्रू फार्मर्स को पैसे मिलते हैं अगर उनको कभी भी ज़रूरत पड़ती है उनकी फार्मिंग की एक्टिविटी में। तो बिल्कुल बेसिक है, इसको आप रीड करिएगा, जो लिखा है, जो मैं बोल रही हूँ वही लिखा है। अब एग्रीकल्चर फाइनेंस में किसानों को पैसे देने के क्या क्या तरीके हैं। हम किसानों को लोन दे सकते हैं, फार्मर्स मनी बोरो कर सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई है जिससे फार्मर्स पैसों का यूज़ कर सकते हैं, सब्सिडीज़ किसानों को दी जाती हैं। द गवर्नमेंट गिव्स फार्मर्स मनी टू हेल्प देम बाय थिंग्स लाइक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एट लोअर प्राइसेस, इसको सब्सिडीज़ बोलते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो फार्मर्स को मतलब फार्मर्स के लिए बनाए गए हैं, वो फार्मर्स को लोन ऑफर करते हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हुए, ठीक है, उनकी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं जो जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं एग्रीकल्चर में, और मतलब एक्सचेंज उनके बदले में उनके खेती में से शेयर ले लेती है कुछ परसेंट कि हम इतने हिस्सेदार के मालिक हैं। इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो फार्मर्स की हेल्प करती हैं, ठीक है। अब ये तो सोर्स ऑफ फाइनेंस है कि किन तरीक़ों से एग्रीकल्चर में फाइनेंसिंग की जा सकती है, खेती बाड़ी किसानों के लिए हम लोग फाइनेंस की उस सुविधा उपलब्ध करवा सकती है। अब मेरिट्स क्या है और इसके डीमेरिट्स क्या है, एग्रीकल्चर फाइनेंस के फ़ायदे क्या हैं। अगर हम किसानों को फाइनेंस अवेलेबल होगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, रूरल डेवलपमेंट होगी, पॉवर्टी कहीं ना कहीं कम होगी, फूड की उनको सिक्योरिटी होगी कि हाँ मिलेगा ही मिलेगा, इकोनॉमी हमारी ग्रो होगी। और इसके डीमेरिट्स क्या हैं, किसान के ऊपर कहीं ना कहीं एक बोझ आ जाएगा कि मैंने अब कर्ज लिया है मुझे चुकाना पड़ेगा। दूसरा, उसको उसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा। डीमेरिट, डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। अब किसानों की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है कि कोई पैसे देगा तो मेरा काम होगा, डिपेंड हो गए वो बाहरले फैक्टर्स के ऊपर। रिस्क ऑफ ओवर इंडेटनेस, चौथा क्या है कि इसमें एक रिस्क होता है कि ज़्यादा डेट ना बढ़ जाए कि अगर हम उसको पे ना कर पाए खेती बाड़ी में, क्योंकि आपको पता है नुकसान होता रहता है, बिन मौसम बारिश आ गई तो नुकसान हो जाएगा। उसके बाद इनइक्वालिटी, एग्रीकल्चर फाइनेंस में नोट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लीडिंग टू डिसपैरिटीज बिटवीन लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मर्स एंड स्मॉल होल्डर्स। तो कहीं ना कहीं इसमें इनइक्वालिटी आ जाती है, तो ये कुछ इसके डीमेरिट्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूरल इंडेटनेस। रूरल इंडेटनेस क्या होता है, इसके क्या कारण है, क्या मेजर्स हैं, इसको कैसे कम कर सकते हैं। रूरल इंडेटनेस हैपन व्हेन पीपल इन रूरल एरिया स्पेशली फार्मर्स पैसे लेते हैं अ लॉट ऑफ मनी दैट दे स्ट्रगल टू पे बैक। आपने लोन ले लिया, पैसे ले लिए खेती करने के लिए, अब आपको जब उन पैसों को वापस करना पड़ रहा है
तब आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इमेजिन एक फार्मर है जिसको पैसों की नीड्स है, उसने सीड्स, फर्टिलाइजर्स, टूल्स वगैरह बाय करने हैं फार्मिंग के लिए। दे टेक लोन फ्रॉम बैंक्स या मनी लेंडर्स कि वो उन चीज़ों को खरीद पाए, बट इफ़ देयर क्रॉप्स डोंट ग्रो, बट अगर उसकी जो फसलें हैं वो ग्रो ही नहीं हुई, इफ़ दे कांट सेल देम फॉर अ गुड प्राइस, और अगर ग्रो हो भी गई तो उनको अच्छे प्राइस पे वो बेच नहीं पाया, तो उसके पास उतने इनफ पैसे ही नहीं होंगे कि वो लोन को पे कर पाए जो उसने लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक बोरोविंग का जो साइकिल है, तो ये कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा। और रूरल इंडेटनेस एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है जो मोस्टली फार्मर्स में देखी जाती है, उनको बहुत स्ट्रेस्ड होती है, फाइनेंशियली इनसिक्योर कर देती है। तो बेसिक है बिल्कुल। अब इसके कारण क्या है रूरल इंडेटनेस के? कई बार होता है कि बंदा अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगा के फसलें उगाता है, खेती बाड़ी करता है, बट क्रॉप फेलियर, समटाइम्स क्रॉप डोंट ग्रो। समटाइम्स क्या होता है कि फसलें उगती ही नहीं है। ठीक है, लाइक बैड वेदर हो गया या बैड पेस्ट कंट्रोल हो गया। सो दिस मीन फार्मर्स डोंट मेक इनफ मनी। तो किसानों ने अब पैसे कमाए ही नहीं, फसलें उगी नहीं जब उन्होंने, तो पैसे कमाए ही नहीं। जब पैसे नहीं कमाए तो उनको खाना तो खाना है ना भाई, किसानों ने भी तो 2 टाइम की रोटी खानी, तो कहाँ से आएगा? सो कहीं ना कहीं रूरल इंडेटनेस का पहला कारण क्या है कि क्रॉप फेलियर और लो यील्ड्स। सेकंड, हाई इनपुट कॉस्ट। फार्मिंग रिक्वायर्स थिंग्स लाइक, फार्मिंग के लिए क्या चाहिए? बीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जो कि बहुत महंगे हैं। इफ़ फार्मर्स कांट अफोर्ड दीज इनपुट्स दे में बोरो मनी। ऑब्वियस बात है, अगर वो इनको, अब इनकी कॉस्ट ही, जो चीज़ें यूज़ होनी है खेती में उनकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। मैनी इंडियन फार्मर्स रिलाई करते हैं ऑन जस्ट 1 और 2 क्रॉप्स, यानी कि 1 या 2 खेती करते हैं। आज के एडवांस टाइम में क्या हो गया कि एक ही छत के नीचे कितनी तरह की फसलें उगाई जाती है, आप देखते होगे ना एडवांस फार्मिंग। सो इफ दीज क्रॉप्स फेल्स तो डेफिनेटली प्राइस ड्रॉप होगा। तो फार्मर्स को फाइनेंशियल ट्रबल फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके पास कोई अदर सोर्स भी नहीं होता इनकम का, तो उन्हें लोन लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं रूरल इंडेटनेस इससे बढ़ती है। नेक्स्ट क्या है? डिपेंडेंसी ऑन मनी लेंडर्स। रूरल एरिया जहाँ पे फॉर्मल बैंक सर्विसेज लिमिटेड है, फार्मर्स डेफिनेटली लोकल मनी लेंडर्स के पास जाएंगे जो ज़्यादा इंटरेस्ट लगाएंगे, उनसे पैसे लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये साइकिल बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, यानी कि हील देयर आर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो लोन प्रोवाइड करती हैं फार्मर्स को। समटाइम्स ये लोन्स डोंट रीच एवरीवन, मतलब सभी किसानों तक पहुंच ही नहीं पाती ये स्कीमें जो सरकार ने निकाल रखी हैं। तो ये जो असेस है कि फार्मर्स तक पहुंच ही नहीं पाई, उसकी वजह से भी रूरल इंडेटनेस बढ़ती है। हेल्थ केयर के खर्चे आते हैं जिसकी वजह से किसानों को लोन लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। सोशल ऑब्लिगेशंस आती हैं। इन रूरल कम्युनिटीज़ देयर आर ऑफ्टन सोशल प्रेशर कि स्पेंड करो मनीज, जैसे शादी ब्याह आ गया तो खर्चा करना ही करना है, तो उन्हें खर्चे में पैसे लेने पड़ते हैं जो कि इवन वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तब भी उन्हें वो अच्छा खासा करना पड़ता है। मार्केट फ्लक्चुएट करता है, प्राइस ऊपर नीचे, तो यहाँ सब जगह पे किसान पिसता है और उसको पिसाया भी जाता है। अब इसके मेजर्स क्या है कि हम इसको रूरल इंडेटनेस को कैसे कम कर सकते हैं? इम्प्रूव असेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मेक इट ईजियर कि फार्मर्स को ईजिली जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू लोन मिले। मतलब उसको सिंपली बनाओ लोन का प्रोसीजर, फार्मर आराम से जाए, उसको बैंक की जो सरकार की स्कीमें हैं उसके हिसाब से लोन दे और कम से कम इंटरेस्ट चार्ज करे। उसका प्रोसेस इजी हो, फार्मर को ज़्यादा ये ना करना पड़े, पेपर वर्क करो, ये करो, बिल्कुल इजी प्रोसेस हो। उनको ज़्यादा जागरूक करवाया जाए कि ये गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड, प्रमोशन ऑफ क्रॉप डिवर्सिफिकेशन। इनकरेज करो कि अगर आपके पास खेत है तो उसमें एक ही खेती नहीं करनी है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स करो, यानी कि क्रॉप डिवर्सिफिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ खेती करो। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर एक में नुकसान हुआ तो दूसरे में मुनाफा हो जाएगा। एक के ऊपर निर्भर रहोगे तो हो सकता है उस साल उसकी फसल ही ना हो, तो फिर खाना कहाँ से खाओगे? तो क्रॉप डिवर्सिफिकेशन क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ खेती करो, सिर्फ एक तरह की खेती पर डिपेंड नहीं रहना है। फाइनेंशियली लिटरेसी प्रोग्राम, प्रोवाइड ट्रेनिंग और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो। इंटरेस्ट सब्सिडीज़, लोन वेवियर्स उनको बताओ कि ये आपके लिए जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पीरियोडिक लोन्स अवेलेबल, आप इसको ले सकते हो। उनकी मार्केट में असेस को इन्हेंस करना, मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, फैसिलिटीज़ इंप्रूव करो जो फार्मर्स की हेल्प करें कि उनको बेटर प्राइजेस मिले जो भी उन्होंने फसलें उगाई हैं उसके ऊपर। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई है आपके लिए, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लाई गई है, तो आप उसको फ़ायदा ले सकते हो। अगर कभी आपकी फसलें जैसे कि हुई नहीं, ग्रो नहीं हुई, तो तब आपकी ये इंश्योरेंस पॉलिसी मदद कर सकती है, आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल फार्मर प्रैक्टिसेस, जो भी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करो, इनकरेज करो कि इको फ्रेंडली कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग टेक्निक्स ये हैं, आपको फालतू चीज़ें, कॉस्टली चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, इनका यूज़ करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, एफिशिएंट इरीगेशन मेथड्स का यूज़ करो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ों की प्रमोशन करनी है कि आपको ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। सरकार ने ये मतलब इको फ्रेंडली भी हैं और आपकी ज़मीन के लिए अच्छी भी है, मिट्टी के लिए अच्छी हैं। सोशल सपोर्ट प्रोग्राम्स चलाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग की कैसे फसलों को बेचा जा रहा है, इसमें क्या डिफेक्ट्स, क्या मेजर्स हैं?
एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है? सेल, हाउ यू सेल द क्रॉप्स एंड प्रोडक्ट्स जो फार्मर्स ने ग्रो किए हैं, आप उसको कैसे बेच रहे हो, ठीक है। ये कैसे काम करता है? सेलिंग, जो भी आपने प्रोड्यूस किया, मार्केट प्लेस, फार्मर्स उनको कहाँ पे सेल कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस लाइक लोकल मार्केट, होलसेल मार्केट्स, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है, उसकी प्राइसिंग क्या है, मार्केट चैनल के, मार्केटिंग के चैनल क्या है। अब ये क्यों ज़रूरी है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज़ क्रूशियल बिकॉज ये फार्मर्स की हेल्प करती है मनी अर्न करने में, क्योंकि उन्होंने खेती की, अपनी पूरी साल की मेहनत लगाई, हार्डवर्क किया। सो बाय सेलिंग देयर प्रोड्यूस फार्मर्स कैन सपोर्ट देयर फैमिलीज। तो वो कहीं ना कहीं फार्म्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? कि घर बार चले भाई, खेती बाड़ी, मतलब कोई भी बंदा है यार कमाता क्यों है? कि 2 टाइम की रोटी खा पाए, ठीक है। अब इसमें डिफेक्ट्स क्या हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या डिफेक्ट्स हैं? लैक ऑफ मार्केट असेस, उनके पास, किसानों के पास मार्केट का असेस ही नहीं है। रिमोट, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी उगाई फसलों को बेचने के लिए। लिमिटेड मार्केट की इन्फॉर्मेशन उनके पास बहुत कम है। मिडल मैन होते हैं जो कहीं ना कहीं वो किसानों का फ़ायदा उठा लेते हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, उनको बताते कम प्राइस है, आगे हायर प्राइस पे उसको बेच देते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी कम है, ठीक है। प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा, मतलब खेती के प्राइसेस को, जो भी फसलें उन्होंने उगाई उसको कम कर देता है, क्योंकि इम्बैलेंस है, सप्लाई डिमांड, सप्लाई सब कुछ इम्बैलेंस है। तो जिसकी वजह से भी किसानों को दिक्कत आती है। लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स, उनके पास नहीं है, उनको नहीं पता बाज़ार में, किसानों को नहीं पता कैसे तरीके लगा के अपने सामान का भाव बढ़ाना है, क्योंकि किसानों को इतनी मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है। इनएफिशिएंट मार्केटिंग के चैनल है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स में भी इनएफिशिएंट और कॉस्ट प्रोहिबिटेड है फार्मर्स के लिए। उनके पास इतना असेस नहीं होता, अल्टरनेटिव चैनल्स नहीं है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग कर पाएँ। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या सर्टिफिकेशंस नहीं है, मोनोपोली एंड सर्टिलाइजेशन। तो गाइस पॉइंट्स वैसे ही हैं जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बस कंसेप्ट दिमाग में डालो कि अगर कोई कंसेप्ट है तो उसका एक्चुअल मतलब क्या है, तो आप पॉइंट्स खुद क्रिएट कर पाओगे। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करने के लिए मेजर क्या है? मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। पहला मेजर क्या है कि मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो। अच्छे रोड्स, स्टोरेज की फैसिलिटी, मार्केट यार्ड्स बिल्ड करो इनको फार्मर्स के लिए। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ईजी बनाओ, जो फार्मर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को ईजिली सेफ्टी प्रोड्यूस कर पाए। मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाओ, फार्मर्स को टाइमली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, क्या डिमांड है, क्या प्राइस चल रहा है, क्या ट्रेंड है, क्या मोबाइल ऐप है, क्या एसएमएस आता है, क्या मतलब लोकल रेडियो, सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट मार्केटिंग इनिशिएटिव, इनकरेज करो फार्मर्स को कि सीधा कस्टमर को बेचें, ठीक है। इंटरमीडिएरीज को बेचना ही नहीं है, वो क्या करेंगे, आपको प्रॉफिट कम देंगे। तो डायरेक्ट मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के बारे में उनको बताओ। प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स उनको समझाओ। इम्प्लीमेंट प्राइस सपोर्ट स्कीम कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड फ्यूचर मार्केट्स टू स्टेबलाइज प्राइस एंड प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। ये भी एक स्कीम लाई गई थी कि प्राइस उनको बताया भी जाएगा कि ये प्राइस है, और उसके लिए एक स्कीम लाई गई थी कि ये ही प्राइस रहेगा सभी फार्मर्स के लिए। तो प्रमोशन ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसका प्रमोट करना। वैल्यू एडिशन एंड ब्रांडिंग, इंकरेज करना फार्मर्स को कि उसके अंदर एक वैल्यू ऐड करे जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया, लाइक पैकेजिंग के थ्रू, प्रोसेसिंग के थ्रू, ब्रांडिंग के थ्रू। कहीं ना कहीं उसको प्रीमियम पे बेच पाएंगे वो अपने प्रोडक्ट को। क्वालिटी एश्योरेंस दें, सर्टिफिकेशन दें, मार्केट डिवर्सिफाई करें, एक्सप्लोर करें न्यू डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स को, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर आप एक ही जगह पर रहकर सोच रहे हो कि मैं ग्रो कर जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। आपको देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देनी फार्मर्स को, फार्मर्स की स्किल्स को डेवलप करना। तो ये कहीं ना कहीं मेजर्स हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उनकी मदद करेंगे, उनके फाइनेंस पे। अब कॉर्पोरेट फार्मिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो मैंने ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। कॉर्पोरेट फार्मिंग क्या होती है? कॉर्पोरेट फार्मिंग एक बड़ी कंपनी है जो खेती बाड़ी वाले बंदे को, मतलब उसको ओ करिए, खरीद रही है या मैनेज कर रही है बड़े बड़े फार्म्स को। सो इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल या फैमिलीज ओइंग द लैंड एंड द रनिंग द फार्म, ये बिग कंपनीज उनको लेती हैं फार्म्स को, और उनको मतलब पूरा टेक केयर करती हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, टेक्निक्स का यूज़ करती है, और अच्छे से उस पर सिंचाई वगैरह करती हैं, फसलें उगाती हैं, क्रॉप्स को ग्रो करती हैं, ठीक है। इसके की पॉइंट्स क्या है? बिग कंपनीज फार्म्स को ओ करती हैं, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करती हैं, एफिशिएंटली पूरा मतलब उसको ग्रो करती हैं जो भी फूड की ज़रूरत है, फ्यूअर रिसोर्सेज के साथ। कंट्रोवर्सी, सम पीपल्स हैव कंसर्न अबाउट कॉर्पोरेट फार्मिंग, दे वरी दैट इट माइट लीड टू फ्यूअर स्मॉल फैमिलीज फार्म्स एंड लेस डिवर्सिफाई इन एग्रीकल्चर। दे आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो कहीं ना कहीं लोगों में कॉन्ट्रोवर्सी होती है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग हमें करवानी चाहिए या नहीं, कहीं ना कहीं इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। कॉर्पोरेट फार्मिंग हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन लोकल इकोनॉमीज, क्योंकि
कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है वो कहीं ना कहीं जॉब्स क्रिएट करती है। बड़ी कंपनीज जो है वो लार्ज कंपनीज जो हैं इसको मतलब देखती हैं कि हम इसको देखेंगे, हम इसको अपने तरीके से मॉडर्न टेक्निक्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इसको ग्रो करेंगे क्रॉप्स को। तो ये है कॉर्पोरेट फार्मिंग, ठीक है। जब बिग कंपनीज वो करती हैं फार्म्स को और उनको मैनेज करती हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो होती है कॉर्पोरेट। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है कि फसलों के उगने से पहले ही किसी ने बोल दिया कि ये जब भी उगेंगी ये फसलें मेरी हैं, मैंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट farming. Contract farming is like making a deal between a big company and a farmer. The company agree to buy the farmer's crop और एनिमल्स बिफोर दे आर इवन ग्रो। अभी फसलें उगी नहीं है पर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि जब भी उगेंगी ये भाव पे इतने पे हम लोग तुझसे ये ले लेंगे, ठीक है। दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो आप लोग रीड कर लीजिएगा, ईजी है। नेक्स्ट क्या है इसका अब हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है कि नेचुरल तरीके से बिना केमिकल्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ किए आप फसलों को उगा रही हो नेचुरल तरीके से, ठीक है। तो इसके भी बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं, क्या नो केमिकल। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए कि मिट्टी की हेल्थ, आपकी ज़मीन की हेल्थ कैसी है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, एनिमल्स वेलफेयर, तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं इसके अंदर भी, आपको रीड करने तक से ही समझ आ जाएंगे, ठीक है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड, इसके रोल्स क्या हैं, इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होती है ड्यूरिंग अ प्लानिंग पीरियड लाइक अ कंट्री इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मीन्स हाउ द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज ग्रो, कि कैसे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री ओवर द टाइम चेंज हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं, ठीक है। इसके बारे में इसके अंदर बताना है। दिस यूजुअली हैपन अंडर सम सोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज प्लान बाय द गवर्नमेंट ऑफ अदर अथॉरिटीज़। तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं, की पॉइंट्स अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड। सबसे पहला क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्लानिंग पीरियड, सेटिंग गोल्स, गोल्स को सेट करो। इंडस्ट्री डेवलप कैसे करेंगी अगर आपने कुछ प्लानिंग ही नहीं की, ठीक है। सेकंड, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करो, तभी तो इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो करेगा। थर्ड, सेक्टरल डेवलपमेंट पे ध्यान दो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ्टन फोकस ऑन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, टेक्नोलॉजी। तो प्लानर डिसाइड विच सेक्टर टू प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन द कंट्री नीड, की इकोनॉमी को किसकी ज़रूरत है ज़्यादा ग्रोथ की। इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ पे ध्यान दो, जॉब्स को क्रिएट करो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक मेन गोल क्या है कि जॉब्स क्रिएट करनी, डेवलपमेंट को बैलेंस करके चलना। ये नहीं है कि एक ही सेक्टर पे आप सिर्फ पैसे लगाए जा रहे हो, सब सेक्टर्स को लेके चलना। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट ऑल रीजन्स के अंदर होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड। जब आप प्लानिंग करोगे, फोकस करोगे, मेक श्योर करें इंडस्ट्रीज जो है इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इसका आएगा। अब इसका रोल क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का रोल क्या है। अगर आप इंडस्ट्री की डेवलपमेंट पर ध्यान देते हो तो उसका क्या रोल है, कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी को बूस्ट करेगा, हमारी इकॉनमी में जॉब्स क्रिएट करेगा, हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी, रीजनल ग्रोथ बैलेंस होगी, एक्सपोर्ट जो कंट्री से बाहर जाता है वो इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा लोगों का रहने का तरीका, क्योंकि इकॉनमी ग्रो कर रही है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, डाइवर्सिफाई होगी इकॉनमी, डिफरेंट डिवर्सिफिकेशन होगी, हैव अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज होंगी एक इकॉनमी के अंदर, तो वो इकॉनमी स्ट्रॉन्गर होगी, इनकरेज करेगी लर्निंग एंड इनोवेशन में, लोग नई नई इंडस्ट्रीज लगाएंगे, नई नई चीज़ों को सीखेंगे, इनोवेट करेंगे, इंक्रीज करेगी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रेवेन्यू को। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का रोल, ठीक है जी। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। अगर एक इंडस्ट्री लगती है तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी तो करती है, पहली प्रॉब्लम इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है। रिसोर्स डिप्लेशन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का वो इंडस्ट्री ज़्यादा यूज़ करती है, लाइक वाटर, मिनरल्स, एनर्जी, इनका यूज़ ज़्यादा करती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है, समटाइम्स जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बेनिफिट सिर्फ कुछ लोगों को करती है, लाइक फैक्ट्री ओनर और इन्वेस्टर, जो उसके अंदर वर्कर्स हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। डिसप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़, बिल्डिंग न्यू फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज एरियाज कैन फोर्स पीपल टू मूव फ्रॉम देयर होमलैंड। तो लोग उस जगह को छोड़ के जाना पसंद करते हैं जहाँ इंडस्ट्री सेक्टर बन जाता है, तो डेफिनेटली लोग अपने होमलैंड को छोड़ के चले जाते हैं, हेल्थ कहीं ना कहीं रिस्क में आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन हो जाती है। रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पुट प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उन पे कहीं ना कहीं प्रेशर बन जाता है कि रोड्स, पावर सप्लाई, वाटर सिस्टम की अच्छे, मतलब इनका पूरा कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बोझ आ जाता है कि न्यू आ रही हैं तो पुरानियों को भी अपडेट होना पड़ेगा। लेबर एक्सप्लॉयटेशन होती है, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड का जो है वो लॉस हो जाता है, क्या अर्बनाइजेशन इश्यूज हो जाती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ्टन लीड्स टू रैपिड
अर्बनाइजेशन विद पीपल मूविंग टू सिटीज़, कि लोग कहाँ जा रहे हैं, जॉब्स के लिए सिटीज़ में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लाइक ओवर क्राउडिंग, हाउसिंग की शॉर्टेज, इंक्रीज कर दी डिमांड ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है इनकी। तो ओवर रिलायंस ऑन अ फ्यू इंडस्ट्रीज़, कुछ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ओवर ही हम लोग रिलाई कर रहे हैं कि इसी से आएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही है। अब एक क्वेश्चन और है, 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या था और इसके साइलेंट फीचर्स बताने हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी इन इंडिया, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, जो हमने ऊपर अभी किया ना, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाली, वही है। 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज अ प्लान क्रिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू गाइड द कंट्रीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गाइड करने के लिए जो प्लान क्रिएट किया गया था वो 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्रिएट किया गया था, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल बेसिक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर ही है ये, तो आप लोग इसको रीड आउट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसका देखते हैं कि साइलेंट फीचर्स क्या है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी इन इंडिया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी इन इंडिया जो है वो 2011 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसका मेन एम क्या था कि बूस्ट करना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को। ऊपर क्या था, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो सेक्टर्स आते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग के हो गए और सेक्टर्स हो गए, तो इसका मेन फोकस कहाँ पे था, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इसका नाम देखो, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। तो अब इसका मेन फोकस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के ऊपर। इसके अब आप पॉइंट्स लिख सकते हो, की पॉइंट्स, ग्रोथ गोल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग पे है। स्किल्स को डेवलप करना, इनोवेशन को पुश करना, ग्रीन फोकस, ईज टू बिजनेस, तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी स्मॉल एंड कॉटेज जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, सो इनके रिसेंट मेजर्स क्या लिए गए। पहले तो इनमें प्रॉब्लम्स क्या आई, फिर इसमें जो मेजर्स क्या लिए गए। पहले तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर बिजनेसेस जो छोटे लेवल पे ऑपरेट होते हैं, मतलब इंडिविजुअल्स या फैमिलीज़ के थ्रू जिनको ऑपरेट किया जाता है। अब स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, पहले तो फाइनेंस की, लिमिटेड असेस ऑफ फाइनेंस, छोटी कंपनी है, छोटा कोई काम है, ठीक है, या छोटी इंडस्ट्री है, तो पहले तो फाइनेंस की दिक्कत आएगी। सेकंड, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, पावर सप्लाई, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, टेक्नोलॉजी नहीं है प्रॉपर, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, मैनी स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री यूज़ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, स्किल की शॉर्टेज है, मेक मार्केट असेस एंड मार्केट चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं स्मॉल जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं। अब इसमें गवर्नमेंट ने रिसेंट मेजर्स क्या लिए कि उनकी हेल्प हो पाए। पहले तो गवर्नमेंट ने स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट दी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में उनकी ये स्कीम निकाली, उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए कुछ किया, मार्केट में उनको ईजिली असेस दिलवाया, जो स्मॉल माइक्रो मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडलूम्स प्रोडक्ट हैं या हैंडीक्राफ्ट हैं उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया गया, ठीक है। तो ये कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इनकी मदद की गई स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप उनको समझ के करेंगे कि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या है। अभी हमने स्टार्टिंग से किया तो आपका एक बेस बन चुका है, तो अब आपको ये पॉइंट्स बहुत ईजिली क्लियर हो रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब नेक्स्ट क्या है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या है और इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है। आयरन क्या होता है, लोहा, स्टील, आयरन, लोहा और स्टील की इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये क्या है और इसकी क्या प्रॉब्लम्स है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया इज सुपर इम्पॉर्टेंट। क्यों सुपर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंडिया में कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ब्रिज, कोई भी कार, कोई भी बिल्ड, कुछ भी बनेगा तो उसमें इनकी ज़रूरत है ना। आयरन और स्टील सब में यूज़ होता है, कोई भी आप पुर्जा उठा के देख लो यार, ठीक है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। पहले तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है, देयर इज़ अ नॉट इनफ आयरन और एंड कोल विच आर नीडिड स्टील को बनाने के लिए। ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं, कंपटीशन है। तो अब इन प्रॉब्लम्स को हम, ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। फाइंड मोर रॉ मटेरियल, लुकिंग फॉर न्यू सोर्सेज की कहाँ से और आयरन आ सकता है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस ला सकते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना कि ये रूल्स हैं इनको फॉलो करना है, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट से इसके लिए सपोर्ट मिलनी। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत अब आइडिया है कि आप इसमें क्या लिख सकते हो। अब इस यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। सर्विस सेक्टर क्या होता है। सर्विस आपको पता है, एक बंदा तो होता है आपको फिजिकली
जो है सामान बेच रहा है, एक होता है आपको सर्विस दे रहा है, जैसे मैं आपको अभी देती हूँ सर्विस है ये, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर क्या है, इसमें क्या मेजर सेगमेंट्स हैं, क्या इसमें ग्रोथ हुई, क्या इसमें कंट्रीब्यूट किया गया, क्या इसका रोल है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो पहले तो सर्विस सेक्टर देख लो भाई। सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज़ लाइक द बैकबोन ऑफ द कंट्री इकॉनमी। इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूड हैं, जो प्रोड्यूस फिजिकल गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते बट वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन सेक्टर्स, ये जो सेक्टर्स हैं इसमें बैंकिंग आते हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म, आईटी सर्विसेज, बहुत कुछ। तो एक बिग रीज़न है सर्विस सेक्टर का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और क्योंकि ये जॉब्स भी बहुत सारी क्रिएट करता है, जिसमें कुछ फिजिकली अवेलेबल नहीं है बट सर्विस दे रहे हैं। सो मैनी पीपल वर्क इन दिस एरियाज लाइक कॉल सेंटर, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ऑफिसेज। तो बिल्कुल बेसिक लिखा है, आप लोग सर्विस सेक्टर के ऊपर जितना चाहे लिख सकते हैं, बहुत बेसिक है। अब मेजर इसके सेगमेंट्स क्या हैं, किन के थ्रू सर्विसेज दे सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस, यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट, क्या है, सर्विसेज हैं। हेल्थ केयर, हम जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर से क्या लेते हैं, कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, सर्विस लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन, आपको कोई नई चीज़ आप कहीं से सीख रहे हो, स्कूल कॉलेज, क्या है आपको मिल रहा, सर्विस मिल रही है। टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, तो ये सब कुछ क्या है, आपको सर्विसेज दी जा रही हैं। अभी इसमें कैसे ग्रोथ हुई, क्या कंट्रीब्यूशन है। लोड्स ऑफ जॉब, ग्रोथ क्या है कि जब सर्विसेज होती हैं तो डेफिनेटली मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट हुई हैं, लाइक बैंकिंग, हेल्थ केयर, ठीक है। मनी मशीन, ये जो सर्विस सेक्टर है लाइक अ बिग बक making up a massive part of Indian economy. Just like all about the cash flowing through services like bank, tourism, IT, mostly पैसा कौन छाप रहे हैं। ऑलवेज गेटिंग बिगर, सर्विसेज सेक्टर क्या है, कभी रुकेगा नहीं ये ग्रो होने से। टेक्नोलॉजी दिन बाय दिन इम्प्रूव होती जाएगी, लोगों को और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, नई सर्विसेज आएंगी, नई जॉब्स आएंगी, एक्सपैंड होंगे सेक्टर्स, बूस्ट एवरीथिंग एल्स। जब सर्विस सेक्टर बूस्ट होगा, इट्स लाइक गिविंग अ बूस्ट टू द अदर इंडस्ट्रीज टू। मोर पीपल ज़्यादा पैसे स्पेंड करेंगे सर्विसेज के ऊपर, मोर बिजनेस, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, होटल्स खुलेंगे, मेक लाइफ ऑसम। डेफिनेटली सर्विस सेक्टर लाइफ ऑसम बना देता है। नेक्स्ट, रोल क्या है सर्विस सेक्टर का, जॉब क्रिएट करेगा, इकोनॉमी को ग्रो करेगा, हमारी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करेगा। अगर हमें कोई सर्विस चाहिए, हमारी बेसिक सी नीड है तो उसको डेफिनेटली फुलफ़िल करेगा, फैसिलिटेट करेगा, ट्रेड को इन्हेंस करेगा कि कन्वीनियंस हो आपको। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जॉब, देखो पॉइंट्स की हेडिंग्स कहीं ना कहीं रिपीट होएंगी। जॉब्स क्रिएट कर रहा है, इकोनॉमी को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, लिविंग का स्टैंडर्ड इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। तो डाइवर्सिफाई ऑफ इकोनॉमी, ग्लोबल कॉम्पिटिशन, तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स, रोल, इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं सेम है। प्रॉब्लम्स क्या है सर्विस सेक्टर में, अगर आज आपको मैं ये वीडियो दे रही हूँ, कल को यही जगह, मेरी जगह पे मेरा कोई और फ्रेंड ये वीडियो बनाए, तो सर्विस की क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा। आपको जो काम, मुझे पता है मेरा काम है, मैंने शुरू किया है, मैंने बच्चों के साथ एक ग्रुप क्रिएट किया है, तो वो दूसरा बंदा तो नहीं ना वो चीज़ समझ पाएगा, वो इमोशन। तो वो क्या करेगा, उसके लिए सिर्फ क्या है, एक जॉब है, अगर मैं उसको जॉब पे रखूँ तो वो सिर्फ उस तरीके से, वो 5 बजेंगे चला जाएगा। मैं आधी रात को बैठ के भी काम कर देती हूँ, अभी भी मैं आधी रात को भी ये वीडियो बना रही हूँ, 2 बज चुके हैं। तो अब इसका क्या है, क्योंकि ये मेरा खुद का काम है, मुझे पता है मुझे किसी भी हाल में इसको कंप्लीट करना है। बट अगर कोई मैं बंदा जॉब पे रखूँगी, क्वालिटी में फ़र्क आएगा, वो फटाफट बोलेगा काम खत्म होना चाहिए बस, है ना। तो पहली प्रॉब्लम क्या आती है, क्वालिटी कंसर्न। सेकंड, स्किल की शॉर्टेज, मुझे 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस कहीं ना कहीं आ जाती हैं, रेगुलेटरी हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कौन से होते हैं, जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं, उनके लो परफॉर्मेंस के क्या कारण हैं। पब्लिक, अब यार गवर्नमेंट जगह हैं, उनकी परफॉर्मेंस कम हो रही है, तो क्या कारण है, उसके मेजर्स क्या हैं। तो पब्लिक सेक्टर में क्या कारण है भाई, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का फेस करना पड़ता है, रुकावटें, एक्सेसिव रेगुलेशंस होती हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से उनका जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। लैक ऑफ ऑटोनॉमी, यानी कि उनके पास पावर नहीं होती है, वो कुछ भी खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, उनके पास गवर्नमेंट के थ्रू इतने राइट्स नहीं दिए होते। थर्ड, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर, पुअर मैनेजमेंट होती है, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं पुरानी यूज़ कर रहे होते हैं, लेबर इश्यूज आती हैं। अब आप इसको सॉल्व मेजर कैसे कर सकते हो, ऑटोनॉमी मतलब पावर्स वगैरह, राइट्स वगैरह उनको दे के, अकाउंटेबिलिटी दे के, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हायर कर सकते हो, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इंप्रूव होंगी। रिस्ट्रक्चर कर सकते हो, टेक्नोलॉजी वहाँ की अपग्रेड कर सकते हो, वहाँ के लोगों की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हो, लेबर को रिफॉर्म कर सकते हो, लेबर लॉज को अपडेट कर सकते हो, प्राइवेटाइजेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हो,
ट्रांसपेरेंसी रख सकते हो, यानी कि मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट एंटरप्राइजेज है वो ऑपरेशंस को ट्रांसपेरेंट रख रही हैं, ठीक है, कि ये हम लोग रूल्स यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रूरल पॉवर्टी के क्या कारण है। रूरल पॉवर्टीज़ क्या होती हैं? रूरल पॉवर्टी इन इंडिया रेफर्स टू द कंडीशन जहाँ पे सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ऐसी जगह पे रह रहा है उनको जहाँ पे डेली कि अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी ना तरसना पड़ रहा है, रोटी कपड़ा मकान तक भी उनको ईजिली अवेलेबल नहीं है। रूरल पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है। इसके क्या कारण है? इसके कारण है लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो लोग अब ऑब्वियस है गाँव में रहते हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट की क्या अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग खेती करेंगे यहीं से कमाएंगे, और अगर कई बार बारिश आ गई तो फिर उन्हें कर्जे लेने पड़ेंगे। तो लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो एग्रीकल्चर में ही मतलब चाहते हैं कि हम लोग खेती बाड़ी ही करें, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, एजुकेशन और स्किल गैप है, हेल्थ केयर में कहीं ना कहीं जो गाँव के लोग हैं, रूरल एरियाज़ के लोग हैं, उसमें चैलेंजेस आते हैं, वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है कहीं ना कहीं। तो अब आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हो? एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, यानी कि ऐसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके एंड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, खेती बाड़ी के कामों में सुधार करेंगे तो कहीं ना कहीं रूरल पॉवर्टी कम होगी ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, अब अच्छी खासी किसान फसल उगा रहा है, अच्छे सोर्सेज उसके लिए अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली जो गांव के लोग हैं जो निर्भर ही खेती बाड़ी में हैं, उनको आती तो खेती बाड़ी है ना, अब हम उनको कंप्यूटर पे काम करने को तो बिठा नहीं सकते। तो इसलिए एग्रीकल्चर को ही इंप्रूव करना, प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं एक मेजर है जिसकी वजह से आप रूरल पॉवर्टी को इंप्रूव कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट्स उनको दो, कहीं ना कहीं उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाओ, एम्पावर द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को एम्पावर करो जिसके वो उनकी हेल्प कर पाएँ एजुकेशन में वगैरह में, रूरल एम्पावरमेंट जनरेशन क्रिएट करो। तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी के क्या कारण है? क्यों बेरोज़गार घूम रहे हो? नौकरियां कम है, बंदे ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके क्या कारण है? पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस है, अब नौकरियां जितनी हैं उतनी हैं, बंदे ही ज़्यादा हैं। लिमिटेड एजुकेशन एंड स्किल्स हैं कई लोगों के पास, स्लो इकोनॉमी ग्रो हो रही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं एडवांस नहीं है हमारे यहाँ पे। सीजनल नेचर जॉब्स होती हैं, यानी कि सीज़न के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कुछ जॉब्स हैं, आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी मौसम के हिसाब से होगी, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म। तो ये क्या जॉब्स हैं? अब जैसे मैं आपको पढ़ाई करवा रही हूँ, ये क्या है? ये सीजनल है, 6 महीने बाद अब आपके पेपर आएंगे, 6 महीने हम फ्री, ठीक है। अब इसके मेजर्स क्या हैं? स्किल्स को डेवलप करो, अपनी नई स्किल्स जनरेट करो, प्रमोट करो एंटरप्रेन्योरशिप्स को, इन्वेस्ट करो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स है, अगर आप टॉपिक के साथ लिंक करोगे तो ईजिली समझ पाओगे। अब कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए, यानी कि कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इनकम एंड वेल्थ। क्या रीजंस हैं इसके? पहला, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स कहीं ना कहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि पहले से ही ऐसा होता आ रहा है कि मतलब इस बंदे को इतना ही जाएगा और ये ऊंची पोस्ट पे है तो इसको इतने ही मिलेंगे, कोई पहरेदार है या बोल सकते हो चौकीदार है तो उसको कम ही मिलेंगे। इकोनॉमिक डिसपैरिटीज़ हैं, सोशल इनइक्वालिटी है इन लोगों के साथ, रूरल अर्बन डिवाइन में डिफरेंस है, करप्शन तो मेन रिस्पॉन्सिबल है भाई इसके लिए। मेजर्स क्या है? आप एजुकेट कर सकते हो, स्किल्स डेवलपमेंट की उनको बता सकते हो कि ये आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम रख सकते हो, कहीं ना कहीं ये जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा वेल्थ को, क्योंकि अगर टैक्स आएगा, क्योंकि टैक्स किसके ऊपर लगेगा? जिसकी इनकम हायर है, तो वो टैक्स कहीं ना कहीं लोगों की भलाई के लिए अप्लाई होगा। लैंड्स को रिफॉर्म कर सकते हो, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चला सकते हो, प्रमोशन ऑफ इंकल्सिव ग्रोथ प्रमोट कर सकते हो, इंकल्सिव ग्रोथ पॉलिसीज़ को लेके प्रायोरिटाइज कर सकते हो, डेवलपमेंट सेशंस को। एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप को एम्पावर कर सकते हो, जो भी आदिवासी वगैरह हैं, वुमेन थ्रू फॉर्मेशन हैं, लैंड राइट्स हैं, उनको आप एम्पावर कर सकते हो, स्ट्रेंथ कर सकते हो इंस्टीट्यूट्स को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के बाद, कि क्या कारण है कि इंडिया के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है? कारण क्या है इसके? क्या कारण हो सकते हैं? अब आज जो चीज़ आप 50 की खरीद रहे हो, कल महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या आप उसको खरीद पाओगे? नहीं। इन्फ्लेशन, महंगाई, क्या कारण है इसके? मैं आपको बताती हूँ। अब इसके कारण क्या है? पहला कारण क्या है? डिमांड। डिमांड कहीं ना कहीं पुल करती है इन्फ्लेशन को, महंगाई को बढ़ाती है। डिमांड पुल्स इन्फ्लेशन। फर्स्ट है डिमांड पुल करती है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है तो डेफिनेटली प्राइस हाई करना पड़ेगा ताकि लोग उस चीज़ को कम खरीदें। कोई सब्जी आती है, जब महंगी होती है तो लोग कम खरीदने हैं ना। डिमांड ज़्यादा है तो सब प्राइस हाई है। डिमांड, सप्लाई अगर पीछे से है ही नहीं तो डेफिनेटली प्राइस हाई रखेंगे ना। सेकंड, अगर कोई प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट ही मुझे ज़्यादा पड़ रही है तो कॉस्ट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन महंगाई को पुश करेगी। कॉस्ट ज़्यादा आएगी, मैं प्रॉफिट रख के, मार्जिन रख के उसको प्रॉफिट पे बेचूंगा, कॉस्ट कहीं ना कहीं पुश करेगी इन्फ्लेशन को। सप्लाई चेन कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कुछ भी आती है तो ये भी कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाती है। मॉनेटरी फैक्टर्स कहीं ना कहीं धक्का लगाते हैं कि महंगाई बढ़ जाए।
एक्सचेंज रेट, अगर मुझे कोई एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट का काम है मेरा, तो उसके एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएट हो गया, चेंजेस आ गए, तो कहीं ना कहीं अब मुझे अगर एक्सपोर्ट करने पे माल ही महंगे पे मिल रहा है तो मैं आगे सस्ते में थोड़ा बेच दूँगी, डेफिनेटली महंगाई इससे बढ़ेगी। ग्लोबल फैक्टर्स, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन में सब लोग एक मेन रोल प्ले करते हैं, मेन कारण है जिसकी वजह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बेसिक टू एडवांस सारी इंडियन इकॉनमी आपके सामने खोल के रख दी। जिसको भी आज तक ये बुक बहुत ज़्यादा टफ लगी है ना, आई होप सो इस वीडियो के बाद आपको ये काफ़ी ईजी लगेगी। इतनी टफ नहीं है, बट अगर आप समझे बिना करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत टफ है। जब मैं पढ़ती थी ना, मैं बता रही हूँ, मुझे ये सबसे गंदा सब्जेक्ट लगता था, बट आज अगर मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ तो ये ईजी है, क्योंकि पढ़ बैठे हैं, पेपर दे बैठे हैं, तो ईजी लग रहा है। हो सकता है आपको भी अभी टफ लगे, बट इतना नहीं है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आज आपका लास्ट पेपर है। सो बेस्ट ऑफ लक आप सबके फ्यूचर के लिए। आई होप आप लोग आगे जाके अच्छी अच्छी तरक्की करें, अच्छा नाम रोशन करें। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो अब मिलते हैं आगे। अगर आप लोग एमकॉम करेंगे तो हमारे चैनल पर वो भी बैचेज अवेलेबल हैं, बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।